जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आपकी जो कक्षा चल रही है इसमें समावेशी शिक्षा पर हम चर्चा कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा की जो हमारी पहली क्लास थी हम उसमें चर्चा कर चुके थे कि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों को एक साथ एक जगह पर एक कक्षा में बैठकर एक अध्यापक द्वारा जब पढ़ाया जाता है, उनके जो हर क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पक्ष को, सामाजिक पक्ष को हम मजबूत करते हैं, तो वो जो होती है समावेशी शिक्षा होती है, जिसमें सामान्य बच्चों के साथ हम विशिष्ट बालकों को मिलाकर पढ़ाकर उन्हें एक साथ आगे बढ़ाते हैं, तो वो जो होती है एक समावेशी शिक्षा होती है। यानी समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ साथ हम विशिष्ट बच्चों को भी शिक्षित करते हैं। तो सामान्य बच्चों को हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे, विशिष्ट बच्चों पर भी हम चर्चा कर चुके थे और इसका अर्थ और इसकी परिभाषा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। लेकिन आज हमारा जो मुख्य टॉपिक होने वाला है वो है विशिष्ट बालक। तो समावेशी शिक्षा में जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक होते हैं, तो उनमें जो है आपका जो होता है विशिष्ट बालक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इनकी पहचान करनी है, हमें इन्हें किस प्रकार से पढ़ाना है, इनकी समस्याओं को देखना है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किन किन बच्चों को हम विशिष्ट बालक कह सकते हैं। तो अगले आने वाली क्लासों में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो विशिष्ट बालक जो बच्चे सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार से अलग होते हैं, वे विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में आते हैं। यानी जो सामान्य बच्चों से अलग हैं, यानी सामान्य बच्चों से देखने में या उनके तरीके से काम करने में या किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष में, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक किसी पक्ष में अलग हैं, अलग श्रेणी में आते हैं, तो वो जो होते हैं विशिष्ट बालक होते हैं। अब विशिष्ट बच्चे आपस में भी कई श्रेणी में विभक्त हो सकते हैं, जैसे मानसिक मंदिर, समस्यात्मक, पिछड़े और चलन बाधित, प्रतिभाशाली आदि। यानी कि इनके जो है विशिष्ट बालकों के कई सारे प्रकार या कई सारी श्रेणी में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक विशिष्ट बालक की चर्चा करेंगे, जो आने वाली कक्षाओं में 2-3 कक्षाओं में हम इन्हें कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपका प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जो जिनकी आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर यानी लगभग 140 से ऊपर जो होती है, तो उसे जो है हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था सामान्य बच्चों को 90 से 110 के बीच में जो बुद्धि लब्धि होती है उन्हें सामान्य बच्चे कहते हैं। और उसके अलावा जो उससे ऊपर के बच्चे होते हैं, जो है सामान्य से ऊपर वाले बच्चों को जो है हम 110 से 130 तक रख सकते हैं। लेकिन जो 130 या 135 या कुछ विद्वानों ने 140 माना है, इससे ऊपर जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों को जो है और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कुछ विद्वानों की हमने यहाँ पर परिभाषा ली है। जैसे पहला है आपके अब्दुल रऊफ के अनुसार, प्राय उच्च बुद्धि वालों को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। आते प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चों की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। यानी जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता है। कार्ल स्निक के अनुसार वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी भी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकें, उन्हें जो है हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। यानी कि कोई बच्चा कक्षा 8 का है या 12 साल का है या 13 साल का है और वो 15-16 साल के बच्चे के बराबर योग्यता रखता है, तो वो जो हुआ एक प्रतिभाशाली बच्चा हुआ। यानी कि जो अपने से ज्यादा बड़े बच्चे के या बड़े बालक के बराबर योग्यता रखता है, तो वो प्रतिभाशाली बालक के रूप में हमें पहचानने में आता है। इसके अलावा हमारा अगले विद्वान है प्रेम पस ऋचा के अनुसार, इन्होंने क्या बोला था, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन क्षेत्रों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है, अति विशिष्ट योग्यता रखता हो, तो वो भी क्या है प्रतिभाशाली बच्चा होता है। यानी कि किसी के अंदर कोई अधिक मतलब एक अति विशिष्ट योग्यता है किसी की, तो वो बालक क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चा होगा। यानी किसी के अंदर कोई एक विशेष क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता रखता है वो बच्चा, सामान्य से हट के है, तो उसे प्रतिभाशाली बच्चा हम कह सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। यहाँ पर प्रश्न विचारणीय है कि उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए। इन बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता है। कुछ विद्वान इन्हें 135, तो कुछ विद्वान इन्हें 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली मानते हैं। टर्मन के अनुसार 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले प्रतिभाशाली बच्चे या प्रतिभावान माने गए हैं, जो कि अधिकतर विद्वान मानते हैं जो 135 या 140 से बुद्धि लब्धि जिनके ऊपर होती है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। टर्मन जो कि जिन्होंने बुद्धि को मापने का या बुद्धि के ऊपर बहुत काम किया, सबसे इनके जो है बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने ही बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था। तो जब हम किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि देखते हैं
तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है यदि 190 या 110 के बीच में सामान्य बुद्धि लब्धि का माना है, उससे कम होता है तो उससे जो है मंद बुद्धि माना जाता है, और जो उससे ज्यादा होता है उसे जो है तीव्र बुद्धि माना माना जाता है। लेकिन यहाँ पर 140 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को जो है हम प्रतिभाशाली बच्चा कह सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे को जो डिफाइन किया है इन्होंने, जो बुद्धि लब्धि का अनुसार किया है, बुद्धि लब्धि एक अपने में अलग टॉपिक है, उसके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि लब्धि किस प्रकार से निकाली जाती है और कितनी बुद्धि लब्धि वाला बच्चा किस योग्यता में या किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर हमें इतना जानना है कि प्रतिभाशाली बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है 140 या 135 से ज्यादा होती है। अब प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में और कुछ जानते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार से पहचानेंगे हम? अब तो आप एक अध्यापक के रूप में अपनी कक्षा में जो है प्रतिभाशाली बच्चों कैसे पहचानेंगे? आप प्रतिभाशाली बच्चे के लिए क्या करेंगे? बुद्धि परीक्षाएं करवाएंगे, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट कराएंगे। इसमें क्या होगा, उससे जो है आप बच्चे की जो है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करेंगे। उनके जो बुद्धि परीक्षण होंगे तो उनकी बुद्धि परीक्षण के आधार पर आप जो है उनका जो है पहचान सकते हैं कि कौन बच्चा सामान्य है, कौन बच्चा प्रतिभाशाली है। तो इस तरीके से आप जो है प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका? प्रवीणता परीक्षा, यानी प्रवीणता परीक्षा का मतलब होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी किसी बच्चे के अंदर कितनी प्रवीणता है कि वो किसी कार्य को कितनी एक्यूरेसी के साथ यानी कितनी दक्षता के साथ उस कार्य को कर सकता है। तो इस चीज को पहचानने के लिए आप उसको टेस्ट देते हैं, कुछ कार्य करवाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका एप्टीट्यूड किस प्रकार है। कुछ बच्चे किसी कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ बहुत निपुण होते हैं अपने कार्य करने में, कुछ बच्चे सामान्य रूप से करते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। यानी जो अच्छे से करता है, जिसमें जितनी निपुणता होती है, तो उसकी जो है प्रवीणता इतनी अधिक होती है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चा है या नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने के लिए अगला हम तरीका अपना सकते हैं, संबंधित व्यक्तियों से एकत्र सूचनाएं, यानी जो उसके संबंधित व्यक्ति हैं, यानी उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, उसका परिवार, तो उससे उसकी सूचनाएं हम संबंधित सूचनाएं ले सकते हैं और उन सूचनाओं को एकत्र करके हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। उपलब्धि परीक्षण, यानी बच्चे ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, बच्चे ने क्या क्या जो है आज तक जो है उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो उन उपलब्धियों के आधार पर हम बच्चे के प्रतिभाशाली का या नहीं है, इस चीज का भी हम पहचान कर सकते हैं। तो अपनी कक्षा के बच्चों को हम प्रतिभाशाली की पहचान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके कक्षा में अगर यदि कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको जो है आप अलग से ट्रीट भी करना पड़ता है। तो एक अध्यापक के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने के लिए कुछ तरीके थे। इसके अलावा भी हम प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे पहचान सकते हैं? बच्चों के गुणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं वे क्या क्या गुण हो सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सुगमता से याद कर लेते हैं, यानी प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं एकदम से सुगमता से यानी आसानी से कोई भी चीज याद कर लेते हैं। ये बच्चे सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं, यानी ये बच्चे जो है सामान्यतः अपनी बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। जो जो अपनी बुद्धि ज्यादा चलाते हैं वो एक तरीके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ये रटते नहीं है, किसी भी चीज को समझते हैं, समझने में विश्वास रखते हैं वो। तो ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। इनका शब्द भंडार विस्तृत होता है, यानी एक ही चीज के लिए ये 10 तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई उत्तर इनसे लिखवाते हैं तो ये नए नए शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कठिन कार्यों को सुगमता पूर्व कर लेते हैं, यानी कोई कार्य कठिन भी होता है तो उसे भी आसानी से ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रिय का विकास तीव्र गति से होता है, यानी जो इनकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका विकास जो है तेजी से होता है। अमूर्त चिंतन एवं मूर्त विषयों से अधिक रुचि लेते हैं। जो मूर्त विषय मूर्त विषय क्या होते हैं? जो हम देखते हैं वो मूर्त है, जो हम सोचते हैं, जो हमारी कल्पनाएं होती हैं, जो हमारे दिमाग में चलते हैं वो अमूर्त होता है। तो जो अमूर्त चिंतन जो करते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, वो जो है प्रतिभाशाली बच्चे की कैटेगरी में आते हैं। इनमें सृजनशीलता का भी गुण पाया जाता है। सृजनशीलता क्रिएटिविटी, यानी कि चीज को नए नए तरीके से करना, नए नए विचार लाना, तो ये सब चीजें जो है प्रतिभाशाली बच्चों के गुण होते हैं। तो एक टीचर जो है इन गुणों के आधार पर भी अपनी क्लास के बच्चों में जान सकता है कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। हम बच्चों की पहचान करने के बाद जो है अब अगला हमारा क्या स्टेप होगा कि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा किस प्रकार देनी है। तो उसके लिए अध्यापक को पता होना चाहिए। एक अध्यापक, आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो अध्यापक को जानना चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों की आपने पहचान कर ली तो उनको शिक्षित कैसे करना है। तो इसके लिए ये यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है लेकिन इन्हें देखते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। नंबर 1, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए, यानी सब बच्चों को जो है
उनकी योग्यता के अनुसार समान अवसर मिलना चाहिए, यानी जो जिस काम को करने लायक है तो उसे वो काम करने के लिए उसे अवसर मिलना चाहिए। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा में उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा देनी चाहिए, यानी इसके इनके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। इनके लिए समृद्ध पाठ्यक्रम, समृद्ध यानी सब चीजें उसमें परिपूर्ण होनी चाहिए इनके पाठ्यक्रम में, यानी कि विशेष में थोड़ा सा क्रिएटिविटी और हर चीज का योगदान होना चाहिए पाठ्यक्रम में, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इससे जो है इनकी प्रतिभाशाली का जो है, इनका जो बच्चे होते हैं इनका जो है और भी ज्यादा विकास होगा। असामाजिक आदतों को रोकना चाहिए, यानी कि जो असामाजिक आदत है प्रतिभाशाली बच्चों, यानी किसी बच्चे में कोई गलत आदत है तो उसे दूर करने की शिक्षा भी हमें देनी चाहिए। सर्वांगीण विकास पर बल, यानी जो सर्वांगीण है शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक, यानी हर पक्ष का हमें विकास करने के लिए इन पर बल देना चाहिए। इनके जो हर प्रकार का विकास हो इस प्रकार की हमें शिक्षा देनी चाहिए। संस्कृति की शिक्षा भी हमें इन्हें देनी चाहिए। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। सामान्य बच्चों के साथ इन्हें शिक्षा इसलिए देनी चाहिए कि जिससे ये जो है सामान्य बच्चों के साथ घुल मिल सके और सामाजिकता आ सके इनके अंदर जो है। मतलब कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें नहीं होना चाहिए। इस तरीके सामान्य बच्चों के साथ में बैठाकर पढ़ाना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाना चाहिए, यानी कि जो आपको समय समय पर जो है जो मतलब आपके कोर्स से संबंधित जो क्रियाकलाप है उन्हें जो है एक तरीके से कराना चाहिए। सामाजिक अनुभवों के अवसर देने चाहिए, यानी जो समाज में इन्हें अनुभव करने का अवसर देना चाहिए कि किस प्रकार से समाज के अंदर जाके समय समय पर इनके कैंप और अन्य तरीके के सेमिनार इस टाइप के हमें कराने चाहिए इन्हें रैलियों में और जो है सेमिनार में, और समय समय पर कैंप लगाकर इनसे जो है सामाजिक सेवाएं भी करवानी चाहिए। नेतृत्व का प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी लीडरशिप के भी इनके अंदर गुण विकसित करने चाहिए। इनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि ये आगे चल के नेतृत्व भी कर सकें, यानी लीडरशिप भी कर सकें। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा ये होनी चाहिए। इसके अलावा और भी शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इन्हें जो समय समय पर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, हमें अच्छे कार्यों के लिए इनाम देना चाहिए। श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण किया जाना चाहिए। इनकी जो टीचिंग है, जो अच्छे अध्यापक हों, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित हों, ऐसे अध्यापकों द्वारा इनको जो है शिक्षित करवाना चाहिए। बच्चों की रुचि के अनुसार प्राय कार्य देना चाहिए। जिस बच्चों को जिस कार्य को करने की रुचि है उसी प्रकार के जो है कार्य दिए जाने चाहिए। पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इन्हें जो अच्छी अच्छी पुस्तकें और जो विशेष पुस्तकें इन्हें पढ़ाने की सुविधा होनी चाहिए। योजना विधि द्वारा शिक्षण, यानी योजना विधि क्या होता है, प्रोजेक्टेड मेथड, यानी कि इन्हें जो है कोई ऐसी जो है करके सीखें या अपने आप जो कोई योजना प्लानिंग बना के जो है ये कार्य करें, तो उस तरीके की कोई विधि जो है उसके माध्यम से इनका जो है शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। विशेष विद्यालयों में शिक्षा, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, इन्हें जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगानी चाहिए, जिससे कि इनकी जो है जो अलग अलग की एक्टिविटीज हैं उनका भी जो है हम विकास कर सकें, यानी जो उनके अंदर जो और गुण है उनको विकसित कर सकें। शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। इन पर ध्यान रखना चाहिए कि ये किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं, इन पर अलग से ध्यान रखना जरूरी है एक शिक्षक को। शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन होना चाहिए, यानी बच्चे का जो मतलब कि शिक्षा का ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि बच्चे जो है अध्ययन हो सके। समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्श प्रदान करना चाहिए। निर्देशन यानी डायरेक्शन इन्हें देना चाहिए, परामर्श यानी काउंसलिंग इनकी करते रहना चाहिए। समय समय पर जो है इन्हें अपना जो है परामर्श देते रहना चाहिए, अपने सुझाव इन्हें देते रहना चाहिए कि आपको क्या सही है क्या गलत है। इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनते रहना चाहिए, इनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं उन्हें निपटाते रहना चाहिए। निर्देशन और परामर्श एक जो है एक बहुत बड़ा जो है एक टॉपिक है, ये आपका अलग से भी है एक यूनिट में कोई, तो ये अब किसी और चैप्टर में आपको कवर कराएंगे। तो ये आपके प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक जो गतिविधियां हैं वो हुई कि हमें जो है इनको शिक्षित करते हैं इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद जो है विशिष्ट बालकों प्रतिभाशाली बालक पहले हुए, उसके बाद जो आते हैं आपके धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशेषता, यानी अब दूसरे जो विशिष्ट बालक हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वो आते हैं आपके धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। इनकी क्या विशेषता होती है, ये सारे विशेषताएं शारीरिक रूप से जो है इनमें कमियां होती हैं, यानी या तो इनके अंदर सुनने की कमी होगी, या इनके अंदर देखने की कमी होगी, या इनके हाथ पैरों में कोई कमी होगी, यानी कि कुल मिलाकर इनके शरीर में कुछ ना कुछ कमी होगी जिसके कारण से ये धीरे से सीखते हैं, यानी इनकी सीखने की गति धीमी होती है। अब धारण शक्ति का अभाव, क्योंकि इनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, तो इनमें जो है अब धारण यानी धारण करने की, यानी किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है
कम होती है या उसका अभाव होता है, यानी ये देर से सीखते हैं, नहीं सीख पाते। अवधारण यानी किसी चीज को धारण आसानी से नहीं कर पाते। असुरक्षा का अभाव, अब जिस बच्चे में असुरक्षा का अभाव यानी डर का अभाव होगा तो वो सीखने में भी जो है असमर्थ होगा, वो धीरे धीरे सीखेगा। यानी धीमी गति से जो बच्चा सीख रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई डर की भावना भी होती है, वो डरता है, उसके अंदर कोई ना कोई डर की भावना हो सकती है। ये भी इनकी एक विशेषता होती है। इनके अंदर जो है हम इससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चा जो है धीमी गति से सीखता है या धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है। इसके अलावा इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है अभिव्यक्त या संप्रेषण क्षमता का अभाव। अभिव्यक्त क्या होता है? अभिव्यक्त यानी अपनी बात को व्यक्त करना, यानी किसी के सामने उसे प्रदर्शित करना, यानी अपने मन की बात को व्यक्त करना। संप्रेषण यानी किसी को अपनी बात बताना, उसे अपनी बात समझाना और दूसरे द्वारा बताई गई बातें समझना। यानी कोई टीचर है, वो आपको कोई बात बताता है तो आप उसकी बात समझें, उसका रिप्लाई करें, अपनी बात समझाएं, अपनी समस्या को समझाएं। यानी कि एक दूसरे की हम जब बात सुनते हैं, अपनी बात दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को हम समझते हैं, उसका आंसर देते हैं, तो वो संप्रेषण होता है। अभिव्यक्ति यानी हमारे अंदर जो हमारे मन के अंदर कोई बात है या हमें कोई दुविधा है या कोई भी प्रश्न है तो उसे अपनी बात को या अपनी समस्या को व्यक्त करना या अपने विचारों को व्यक्त करना, वो अभिव्यक्त होता है। तो यहाँ पर अभिव्यक्त और संप्रेषण दोनों क्षमताओं का अभाव होता है जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। समस्याग्रस्त यानी इनके अंदर कोई ना कोई समस्या होते हैं, या तो उनके अंदर कोई शारीरिक समस्या होती है या उनके अंदर कोई किसी पारिवारिक या आर्थिक कोई ना कोई समस्या होती है जिसके कारण ये धीमी गति से सीखते हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हुए के अंदर जो विशेषता हुई शारीरिक विशेषताएं, अवधारण शक्ति का अभाव, असुरक्षा का अभाव, अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण क्षमता का अभाव और समस्याग्रस्तता। तो ये हुई इनकी विशेषता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की। अब धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? हम निरीक्षण फिर विधि द्वारा, यानी बच्चों का निरीक्षण करेंगे। अब निरीक्षण में क्या होता है? बच्चों को जो है हम देखेंगे, उन्हें बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें अवलोकन करेंगे, उनको देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज देखेंगे। उस निरीक्षण के माध्यम से हम क्या देखेंगे कि बच्चा धीमी गति से सीखने वाला है या नहीं है। यानी बच्चे की पहचान हम इस विधि से कर सकते हैं, यानी निरीक्षण करके बच्चे की पहचान कर सकते हैं बच्चा धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है। एक अध्ययन विधि से, यानी बच्चे की हम हिस्ट्री लेंगे, बचपन से लेकर आज तक की जो उसकी हिस्ट्री, उसके परिवार से या उसके जो मित्र हैं, उसके नातेदार हैं, उन सबसे जो है उसकी एक हिस्ट्री लेंगे। उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसके माध्यम से उसका जो है एक एकल अध्ययन करेंगे, यानी कि केस स्टडी करेंगे। और उस पर उसके माध्यम से हम देखेंगे कि बच्चे का उसके जो हमने अध्ययन किया, उसका जो एनालाइज किया, उसका जो रिजल्ट आया, उसमें देखेंगे कि बच्चा किस प्रकार का है। तो उससे हमें पता चल सकता है कि बच्चा धीमी गति से सीखने वाला है या नहीं है, या किस भी कैटेगरी। अब ये जो पहचान करने की विधियां हैं, ये हर इंसान प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान सकते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों, समस्यात्मक बच्चे को भी देख सकते हैं। मतलब ये जो पहचान करने की विधियां होती हैं, ये हर तरीके के बच्चे की हम पहचान कर सकते हैं। तो इन विधियों का हमें जो है ज्ञान होना चाहिए। अब इससे अगली जो विधि होती है बच्चों का परीक्षण करने, वो चिकित्सा परीक्षण। इससे हम जो है बच्चे की जो मेंटल और फिजिकली स्थिति को देखते हैं कि बच्चा मेंटली रूप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके अंदर कोई फिजिकली रूप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम ये मेडिकल साइंस या चिकित्सकीय या डॉक्टरी के परीक्षणों द्वारा हम जो है टेस्ट करते हैं। शैक्षिक परीक्षण यानी हम इसके टेस्ट लेते हैं, यानी कि जो जिस कक्षा का है, क्लास 8 लेवल का है या क्लास 9 लेवल का, तो उसी आधार पर उनके जो है शैक्षिक या जो चीज को जो भी कोर्स है, जो भी पाठ्यक्रम, उसके आधार पर उसकी जो है उससे संबंधित प्रश्नोत्तरों के द्वारा हम जो है उसका परीक्षण करते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनैलिटी, बच्चे की जो हम देख के उसकी पर्सनैलिटी को देख के, उसके हाव भाव को देख कर भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के जो है धीमी गति से सीखने वाला है, प्रतिभाशाली है, सामान्य बच्चा है। बुद्धि परीक्षण, बच्चे का जो बुद्धि परीक्षण करते हैं वो वही जो आपको पीछे भी हम चर्चा कर चुके थे, यानी बच्चों को जो है एक तरीके से एक टेस्ट दिया जाता है जिसके आधार पर हम देखते हैं कि उसकी बुद्धि कितनी है। यानी कोई बच्चा क्लास 8 का है तो उसे क्लास 8 में जो है उसकी उम्र, या मान लीजिए 13-14 साल है, तो 14 साल के बच्चे को हम एक बुद्धि परीक्षण देंगे 14 साल की आयु वर्ग का। तो उसके आधार पर हम देखेंगे यदि वो 14 वर्ष का बच्चा 14 वर्ष के बुद्धि परीक्षण में सही है तो वो सामान्य बच्चा। उस यदि वो 14 वर्ष के को नहीं कर पा रहा है, 13 वर्ष के को नहीं कर पा रहा है, और वो जाके 8 वर्ष या 9 वर्ष के को भी सही से नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हुआ? धीमी गति से सीखने वाला वह, यानी उसका जो है बुद्धि जो है मंद बुद्धि हुई, यानी वो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है। अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत सारे और अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, जैसे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के परीक्षण है, तो उनके माध्यम से भी हम जो है इसके परीक्षण कर सकते हैं। और अपने विवेक के अनुसार भी हम देख सकते हैं बच्चा किस प्रकार का है। तो अपने एक्सपीरियंस और अपने
अन्य तजुर्बों के अनुसार जो है हम बच्चे का जो है पहचान यहाँ पर कर सकते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के कारण, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है सबसे पहले आर्थिक परिस्थिति या गरीबी है। कोई बच्चा गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो जो है सीखने में जो है उसकी जो है प्रॉब्लम आती हैं। ये अब आप भी देखते होंगे कि आसपास जो बच्चे गरीब होते हैं, जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, जिनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, तो वो बच्चे जो अच्छी परिस्थिति के बच्चे हैं, जो अमीर बच्चे होते हैं, जिनका घर में सब कुछ सही होता है, तो वो जल्दी से सीखते हैं। उनके जो सीखने की गति पे जो है प्रभाव पड़ता है किस गरीबी का और आर्थिक स्थिति का। परिवार के सदस्यों की मानसिक स्तर, यदि परिवार के लोग पढ़े लिखे अच्छी मानसिकता वाले हैं, तो वहां के बच्चे जो है अच्छे से सीखते हैं। यदि वो अच्छी मानसिकता वाले नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, तो धीमी गति से सीखते हैं। संवेगात्मक घटक, यदि कोई बच्चा जल्दी से रोता है, जल्दी से गुस्सा करता है, यानी उसके संवेग जो है कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो वो बच्चा भी जो है सही से नहीं सीख पाता। व्यक्तिगत घटक, कुछ बच्चों के अपने व्यक्तिगत घटक हो सकते हैं, यानी कि वो जो है किसी रोग से ग्रसित हो सकता है, वो किसी परेशानी से ग्रसित हो सकता है, तो उसका जो है पारिवारिक या कोई भी कारण हो सकता है। व्यक्तिगत में पर्सनल मैटर होते हैं, तो पर्सनल मैटर से भी वो जो है उसके सीखने की जो है गति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं क्या क्या होती हैं। ज्ञानात्मक अधिगम की समस्याएं, यानी कि उनके अंदर जो है कोई भी चीज सीखने के जो है यानी उनमें जो है समस्याएं आती हैं। कोई भी ज्ञानात्मक चीज, यानी जो आपकी शिक्षा संबंधी ज्ञान को जो आपके बढ़ाती है, ऐसी सीखने की चीज को में जो है समस्याएं आती हैं। ज्ञान का मतलब जो है आपकी जो नॉलेज, अधिगम का मतलब है सीखना, यानी जो आपकी नॉलेज को, आपके ज्ञान को बढ़ाती है, उसमें समस्याएं आती हैं। भाषा में वाणी की समस्या, ऐसे बच्चों में जो है जिन बच्चों में भाषा की और वाणी की समस्या होती है, तो वो भी धीमी गति से सीखते हैं। भाषा में जो बोलने में मतलब जिनकी भाषा सही नहीं होती है, मतलब जिनकी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं होता, या जिनकी वाणी में कोई गड़बड़ होती है, या तोतला है, कोई हकला है, तो इस तरीके के बच्चे भी जो है सीखने में देरी करते हैं। श्रवण प्रशिक्षकरण की समस्या, यानी सुनने में, देखने में जो है जिन बच्चों को समस्या होती है, वो भी धीरे उनके अंदर भी जो है धीमी गति से सीखने की समस्याएं आती हैं। दृष्टि एवं व्यावहारिक समस्याएं, जिनके अंदर देखना और जो व्यावहारिक रूप से जो सही नहीं होते हैं, तो उनके अंदर जो समस्याएं होती है, व्यावहारिक समस्याएं होती हैं, जो मतलब घुल मिल नहीं पाते, सही से व्यवहार नहीं करते एक दूसरे के साथ, और जिनके दृष्टि में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी देखने में प्रॉब्लम होती है, वो भी जो है धीमी गति से सीखते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं, जिनके अंदर सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं होती हैं। सामाजिक, यानी जो बच्चे समाज में घुलते मिलते नहीं, सामाजिक कार्यों में नहीं लिप्त होते, या जो जिनके ऊपर संवेगों का कंट्रोल नहीं होता, जैसे जिसके अंदर गुस्सा को या खुशी को, गम को, इस प्रकार के संवेगों को जो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो जो है धीरे उनकी गति भी सीखने में धीमी होती है। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं हो सकते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम की समस्या हो सकती है, यानी उनके अंदर जो है ज्ञान को सीखने, यानी नॉलेज को सीखने, नॉलेज को एकत्र करने की समस्या होती है। भाषा, वाणी, यानी उनके अंदर भाषा की समस्या हो सकती है, वाणी की समस्या हो सकती है। श्रवण प्रत्यक्षीकरण, दृष्टि एवं व्यावहारिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, ये समस्याएं हो सकती हैं, जिनके कारण से वह धीमी गति से सीखता है। तो अब धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा, अब इसमें टीचर को क्या करना है, पाठ्यक्रम का लचीलापन होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम लचीलापन का मतलब होता है कि जब जहाँ चाहो जो चीज जोड़ो, जहाँ से चाहो वो चीज हटा सकते हैं। बच्चों को लगता है कि ये उसको कठिन लग रहा है, तो वहां से उसको हटा सकते हैं। पाठ्यक्रम से में से आपके जो कोर्स है उसमें से थोड़ा उसे छुड़वा सकते हैं, या बच्चों के किसी कोई काम की चीज है तो वहां पर उसे जोड़ सकते हैं। शिक्षक द्वारा बच्चे का अवलोकन करते रहना चाहिए। समय समय शिक्षक को अवलोकन से जो है बच्चे की स्थिति का पता चलता रहता है कि बच्चे के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। प्रगति आलेख तैयार व्यवस्था, अभिक्रमिक अनुदेशन, अभिव्यू यानी अभिक्रमित, यानी बच्चे को जो है हमें छोटे छोटे फ्रेमवर्क में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी कोई भी पाठ्यचर्या को तोड़कर सिखाना चाहिए। यानी किसी भी चीज को लंबे मतलब 3-4 घंटे में का लेक्चर ना लेके उसे 10-10-15 मिनट का जो है फ्रेम में कोई भी चीज को तोड़कर सिखाना चाहिए। अभी प्रेरणा प्रदान करना, यानी बच्चों को अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे कि उनका मोटिवेशन हाई रहे। अधिगम के लिए तत्पर करने के लिए, मतलब बच्चे को जो है अधिगम यानी सीखने के लिए तत्पर करना चाहिए। उसे जो है इस तरीके उसके अंदर भावनाएं बननी चाहिए कि वो सीखने के लिए तत्पर हो जाए, सीखने के लिए लहलाहित हो जाए। व्यावहारिक आयाम द्वारा शिक्षा, बच्चे को जो है व्यावहारिक आयामों द्वारा शिक्षा देना चाहिए। किताबों से और या टेक्निकल चीजों से हटके उसे जो है व्यावहारिक रूप से बच्चे से जो है उससे करवा के, या बच्चे को खेल कूद के माध्यम से या व्यवहार से जोड़ के, यानी जो रोज की दिनचर्या है उससे जोड़ के उसे शिक्षित करना चाहिए।
संप्रत्यय की संरचना का निर्माण करना चाहिए, यानी जो संप्रत्यय है उसकी संरचना का निर्माण करना है। कार्यों का स्थिरीकरण, क्रियात्मक विधियों का प्रयोग, जो बच्चे को जो है क्रियात्मक विधियों यानी करके सीखने वाली विधियों का प्रयोग जो है अधिक करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका, अब इसमें सीखने में जो है शिक्षक की भूमिका भी एक जो है अहम रोल होता है। इसके अलावा गिलफोर्ड एवं टेंसलियर ने जो है मंद अधिगम बच्चों के लिए ठोस एवं अच्छे सुझाव दिए हैं। वे जो है कुछ इस प्रकार, इन पर आप नजर मार सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो रोककर। तो ये वीडियो काफी लंबी हो रही तो आज हमने देखा कि जो हमारे समावेशी शिक्षा में है उसमें सामान्य और विशिष्ट बच्चों को मिलाकर जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, इसमें जो सामान्य बच्चे हैं वो सामान्य बच्चे जो हर प्रकार से सामान्य होते हैं वो होते हैं। अब सामान्य के अलावा जो दूसरे प्रकार के होते हैं विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट बच्चों के जो है यहाँ पर हम प्रकार पढ़ रहे हैं। तो विशिष्ट बच्चों में हमने आज 2 प्रकार के बच्चों पर हमने यहाँ पर अध्ययन किया। नंबर 1 आपके हैं प्रतिभाशाली बच्चे, और नंबर 2 आपके हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। तो आज हमने 2 प्रकार के बच्चों पर यहाँ पर जो है ये क्लास ली है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, यदि आप इसको अच्छा शेयर और लाइक करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।